हाय एवरीवन, माई सेल्फ राजन और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब के इस शानदार सेशन में। आज के इस सेशन में हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू कर चुके थे पहले ही। तो आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेल इन्वेलप, और सेल इन्वेलप में भी हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल पढ़ चुके थे। आज के इस सेशन में हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, थोड़ा सा आपको कोऑर्डिनेट कर देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। तो देखिए हम लोग अगर कहेंगे कि एक सेल है यूकैरियोटिक सेल, तो उसमें बाहर की तरफ से ये होता है एक तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके भी बाहर कहा जाए तो हम लोग पढ़े हैं क्या, इसके भी बाहर से पाया जाता है सेल वॉल। अगर प्लांट सेल है तो इसके बाहर से क्या होगा, सेल वॉल। क्लियर। और अगर बैक्टीरियल सेल है तो उसमें अगर सेल इन्वेलप की हम बात करेंगे तो इसके भी बाहर से होगा क्या, ग्लाइकोकैलिक्स। क्या होगा, ग्लाइकोकैलिक्स। एनिमल में यही ग्लाइकोकैलिक्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ होता है, जो हम आपको पिछले क्लास में यूकैरियोटिक सेल के अंदर पढ़ाए थे ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में, उसमें बताए थे। तो हम लोग कहते हैं क्या, चूंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किनके बारे में, तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेल वॉल के बारे में, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं इस ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। तो आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ाएंगे। क्लियर। तो चलिए ध्यान दीजिएगा सब लोग, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं बायो मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं सर, बायो मेम्ब्रेन। क्योंकि सर ये लिविंग मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटी होते हैं जिसकी वजह से हम इसको लिविंग मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन भी, सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। यस। और इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा लेमा भी। क्या बोलते हैं सर, प्लाज्मा लेमा भी। कहने का मतलब क्या है सर, तो सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म होता है, और इस साइटोप्लाज्म के बाहर से पाया जाने वाला झिल्ली मेम्ब्रेन है। लिविंग होता है इसलिए इसको बायो मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल का ये मेम्ब्रेन है इसलिए सेल मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा लेमा, लेमा एक लैटिन वर्ड से आया, प्लाज्मा मतलब साइटोप्लाज्म और लेमा मतलब मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा लेमा मतलब सर सेल का मेम्ब्रेन या प्लाज्मा का मेम्ब्रेन, बिल्कुल। तो ये चार नाम से जाने जाते हैं सर। इनके बारे में हम लोग क्या क्या कहते हैं, अब इसके बारे में अगर आप जानिएगा तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपको हम बताए हैं कि सर सेल मेम्ब्रेन में अगर कहा जाए तो हम आपको बताएंगे सेल इन्वेलप का सेल मेम्ब्रेन, जिसमें ये कैसा होता है सर, ये थिन होता है, एकदम पतला होगा, डेलिकेट होगा, इलास्टिक, डेलिकेट पारदर्शी होगा, इलास्टिक नेचर वाइज होगा, क्वासी फ्लूइड होगा, मतलब सेमी फ्लूइड होगा। नेचर वाइज कैसा होगा, सेमी फ्लूइड होगा। ये लिविंग होता है इसलिए बायो मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं, तो मेटाबॉलिकली एक्टिव इसीलिए तो लिविंग कहलाता है सर। और ये यूनिवर्सल बाउंड्री कहलाता है, यानी सर ये जितने भी लिविंग होंगे, चाहे वो बैक्टीरिया होगा उसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, चाहे वो प्लांट होगा उसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, और चाहे वो एनिमल होगा उसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। तो ये यूनिवर्सल बाउंड्री ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाता है। क्लियर। अब आता है सर सवाल, इसके केमिकल कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। तो हम लोग कहेंगे सर इसका केमिकल कंपोजिशन ना अगर देखा जाए तो सर ये बना होता है लिपिड का, सर ये बना होता है प्रोटीन का, सर ये बना होता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, बना होता है कार्बो
हाइड्रेट्स का। क्लियर? लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है। तो इसको हम थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझते हैं। एक पेज के ऊपर देखिए, ध्यान से देखिएगा। हम लोग समझते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम लोग कहेंगे सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सा केमिकल कंपोजिशन होता है। तो अभी अभी आपको बताए हम कि सर एक होता है लिपिड, एक होता है प्रोटीन और एक होता है कार्बोहाइड्रेट। हाँ बिल्कुल, कार्बोहाइड्रेट। अब आता है सवाल कि सर थोड़ा सा इसका परसेंटेज कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए तो आरबीसी सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा उसका थोड़ा सा अलग होगा, और वही दूसरे जो सेल है हमारे बॉडी में उनके कंपोजिशन की बात करेंगे, परसेंटेज रेशियो थोड़ा सा अलग होगा। अदर सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या अंतर होगा सर? तो आरबीसी में 40% लिपिड, अदर सेल में भी 40% लिपिड। प्रोटीन की बात करेंगे तो 52% आरबीसी में, वही अदर सेल में अगर कहिएगा तो 58 to 59%। वही हम लोग कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज अगर देख ले तो बचा हुआ 8% आरबीसी में, वही हम लोग कहेंगे क्या अदर सेल में मात्र 1 से 2% नेग्लिजिबल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होता है। क्लियर? यानी ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा कौन होगा, तो सबसे ज्यादा किसी भी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन होगा, फिर कौन होगा? लिपिड होगा, और सबसे कम कौन होगा? तो सर कार्बोहाइड्रेट होगा। क्लियर? यस। चलिए इसको आप याद रखिएगा। थोड़ा आवाज भारी है, ठीक है ना, ऑफलाइन क्लासेस की वजह से आवाज थोड़ा सा जोर से बोलने की वजह से भारी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं सर, अब हम बात करने वाले हैं कि सर यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या दोनों का कंपोजिशन क्या सिमिलर होते हैं सर? मतलब दोनों अगर लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के बने होंगे तो हाँ, यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन देखा जाता है तो सिमिलर होता है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है। केमिकल स्टडीज की अगर बात करा जाए तो सर यहाँ लिखा हुआ है आरबीसी के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है ना, उसमें लिपिड का बाइलेयर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो लिपिड जो है वो मेनली फॉस्फोग्लाइसराइड्स होते हैं, और वो 2 लेयर में होते हैं, और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहलाता है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, एनसीईआरटी का डायग्राम आपके पास भी होगा, तो एक इस तरह से होता है और एक इस तरह से होता है, यानी ओवरऑल 2 लेयर है। इसमें 2 लेयर में से अगर कहा जाए तो एक लिपिड फॉस्फोग्लाइसराइड का स्ट्रक्चर, तो सर ये कहलाता है हेड। क्या कहलाता है? हेड। और ये कहलाता है टेल। तो आपको ध्यान में रखने वाला बात है कि जो हेड होता है ना, ये होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक कहने का मतलब होता है कि सर वाटर लविंग होता है। कैसा होता है? वाटर लविंग। यानी जब भी ये हेड होगा ना, तो आइदर ये अंदर में सेल के साइटोप्लाज्म को फेस कर रहा होगा, नहीं तो बाहर होगा तो इंटरसेलुलर फ्लूइड को फेस कर रहा होगा। यानी वाटर के कंटेंट में या लिक्विड के कंटेंट में हमेशा हेड होगा। वही टेल के बारे में कहिए तो अंदर में टेल चला गया। इधर भी अगर देखा जाए इंटरसेलुलर स्पेस में इंटरसेलुलर फ्लूइड होगा, उसको हेड ही फेस कर रहा था, और अंदर अगर साइटोप्लाज्म है तो उसको भी फेस कौन कर रहा था? हेड ही। लेकिन यहां पर जो बीच में रहा वो टेल कहलाया, और ये टेल के बारे में कहा जाता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक टेल यानी वाटर हेटिंग होता है।
कैसा होता है ये सर? हम लोग कहते हैं वाटर हीटिंग। वाटर के कांटेक्ट में नहीं आना पसंद करता है। तो लिपिड के बारे में अगर कहा जाए तो सर इसमें आउटर पोलर हेड होता है, मतलब वाटर लविंग होता है, और इनर हाइड्रोफोबिक होता है, कहने का मतलब वाटर हीटिंग होता है। यानी कि ओवरऑल कहा जाए तो नॉन पोलर होते हैं इसके टेल, समझ में आ रहा बात, और वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, उसके दोनों तरफ से हेड होता है, ठीक है ना। और कहा जाए तो ये प्रोटेक्टेड होता है हेड की वजह से, ठीक है ना, वाटर के कांटेक्ट में नहीं आता है। अब आता है सर सेल मेम्ब्रेन में। हम लोग कहेंगे कि सर यहां पर जो प्रोटीन है, लिपिड के बारे में तो हम लोग पढ़े कि मुख्य रूप से कौन होता है सर? लिपिड का अगर देखा जाए तो फॉस्फोलिपिड होता है। लिपिड में 3 तरह का लिपिड, ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा फॉस्फोलिपिड है, उस जिसके बारे में हम लोग बात किए। अब दूसरा क्या है सर? तो दूसरा होता है सर प्रोटीन। समझ में आ रहा बात? ये तो केमिकल कंपोजिशन आपको दिया हुआ है, आरबीसी का 52%, 40% और कार्बोहाइड्रेट का 8%। वही हम लोग कहेंगे दूसरे सेल में, हम अभी अभी आपको बताए थे कि सर इसका रेशियो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, 58% प्रोटीन, 40% लिपिड और 1 to 2% कार्बोहाइड्रेट दूसरे सेल के प्लाज्मा में। वही प्रोटीन की बात कर लेते हैं सर। तो देखिए आप इसमें इस लिपिड के बाइलेयर में, इस लिपिड के बाइलेयर में कुछ प्रोटीन जो होते हैं ना वो सरफेस पे होते हैं, सिर्फ बाहर बाहर, और कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो पूरा पूरा धसा हुआ होता है। जो पूरा पूरा धसा हुआ है वो क्या कहलाता है? वो इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं, या इसको हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन वैसा प्रोटीन जो लिपिड के बाइलेयर में, लिपिड के फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में धसा हुआ हो पूरा पूरा, उसको इंट्रिंसिक, और जो थोड़ा बहुत धसा हुआ है उसको पेरीफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है। यानी ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कितना आसानी से प्रोटीन छोड़ रहा है लिपिड को, उसके आधार पे प्रोटीन 2 तरह का, एक इंटीग्रल प्रोटीन, क्लियर। चलिए अगर आपको समझ में आता है तो जरूर बिल्कुल इस सेशन को लाइक करिएगा, ठीक है ना। और हम लोग कहेंगे सर 2 प्रोटीन है, एक इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरा है पेरीफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल उनको कहा जाता है जो पार्शियली या टोटली ब्रीड है, समझ में ना बात, और ये इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं लिपिड के बाइलेयर से, जैसे ये वाला। वही हम लोग पेरीफेरल कहते हैं क्या कि सर ये सरफेस पे होते हैं और इजिली एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, बहुत आसानी से खींचे जा सकते हैं, क्लियर। चलिए अब आता है सवाल कि सर यहां पर जो लिपिड का अगर देखा जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किस नेचर का होता है, और ओवरऑल अगर कहा जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को कैसे हम लोग समझ सकते हैं। तो इसको एक मॉडल के द्वारा समझते हैं जो दिया था जोनाथन सिंगर ने और गार्थेल निकोलसन ने, कि लिपिड जो है वो किस तरह से अरेंज्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और प्रोटीन कैसे अरेंज्ड है। तो इन दोनों ने दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या दिया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सर ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972 में सबसे पहले अगर कहा जाए तो, ऐसे तो हम लोग बहुत सारा मॉडल पढ़ते हैं, 4-5 मॉडल और है इसके अलावा भी, जो हम लोग कहेंगे सबसे लेटेस्ट मॉडल वो सिंगर और निकोलसन का ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, जो एक्सप्लेन करता है स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। इनके द्वारा कहा गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना उसमें लिपिड जो होता है वो क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है, और उसमें प्रोटीन जो होता है ना वो कहीं कहीं अरेंज्ड होता है उसी लिपिड के बाइलेयर में। ये लिपिड का बाइलेयर है जो क्वासी फ्लूइड है। क्या है जी? क्वासी फ्लूइड। मतलब कहने का क्या मतलब हुआ? सेमी फ्लूइड है, और इसी में
कहीं कहीं पे प्रोटीन है मोजैक मैनर में। समझना ना बात? किस मैनर में? मोजैक मैनर में, कहीं कहीं पे है। तो हम लोग कहते हैं क्या कि सर प्रोटीन कहीं कहीं पे है, तो फ्लूइड हो गया ये, और मोजैक हो गया, इसके अंदर प्रोटीन अरेंज्ड है, वो कार्बोहाइड्रेट तो बहुत कम होता है। तो हम लोग ओवरऑल इसको फ्लूइड मोजैक मॉडल नाम देते हैं। यह सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था। हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप गुलाब जामुन बनते हुए देखते हैं, तो गुलाब जामुन का जो चाशनी है कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, वो समझ लीजिए लिपिड है, और उसमें प्रोटीन कहीं कहीं पे समझ लीजिए गुलाब जामुन है। तो सेम वैसा ही स्ट्रक्चर बताया गया कि फ्लूइड मोजैक मॉडल जो एक्सप्लेन करता है स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? चलिए, अब आता है सवाल कि सर जितना इसमें जो प्रोटीन है वो मूव करेगा, जितना फास्ट मूव करेगा, वो बताएगा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी कितना है। मतलब ऑब्वियस बात है, सोच के देखिए, दो आप बकेट लीजिए, एक बकेट में फेविकॉल रख दीजिए और एक बकेट जो है नॉर्मल पानी रखिए। अब अपना हाथ रख के उसमें घुमाइए, फेविकॉल वाले में फास्ट घूमेगा या पानी वाले में? तो ऑब्वियस बात है सर, पानी वाला में फास्ट घूमेगा। तो पानी में फास्ट घूम रहा है, यानी कि फ्लूइडिटी किस बकेट का ज्यादा है? पानी वाले का। उसी तरह से यहां पर जो प्रोटीन है सर लिपिड बाइलेयर में, तो लिपिड तो लिक्विड नेचर का है, तो कितना लिक्विड है वो प्रोटीन के मूवमेंट से पता चलता है फ्लूइडिटी। ये आपके एनसीईआरटी का स्टेटमेंट। आगे हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में कि सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो सर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है? सेलेक्टिव परमिएबल है। मतलब कि सर वैसा मेम्ब्रेन, जैसे देखिए, कहने का मतलब क्या है कि एक हम टेस्ट ट्यूब लिए, ठीक है, चलिए सेलेक्टिव परमिएबल को समझिए। ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिए हम, ठीक है। अब हम कहेंगे क्या कि सर इधर जो है पानी रख दिए और इधर भी पानी रख दिए। सर इधर हम रख देते हैं 5 लीटर पानी और इधर रख देते हैं 5 लीटर पानी, ठीक है। चलो अब इधर क्या करते हैं, इधर 2 kg शुगर रखते हैं और 1 kg साल्ट, ठीक है। इधर वाले में क्या करते हैं, 2 kg शुगर रखते हैं, लेकिन साल्ट जो है वो नहीं रखते हैं। क्लियर? तो अगर ये मेम्ब्रेन साल्ट के लिए परमिएबल होगा तो ये इक्वल कंसंट्रेशन करने के लिए साल्ट का मूवमेंट इधर करा देगा, पानी का मूवमेंट इधर इधर हो सकता है, साथ साथ किसी सेलेक्टेड जैसे शुगर को नहीं जाने आने देगा, लेकिन हाँ किसी सेलेक्टेड चीजों को जाने आने दे, वैसे मेम्ब्रेन को हम लोग क्या नाम देते हैं? सेलेक्टिव परमिएबल। मतलब सर सॉल्वेंट के साथ साथ स्पेसिफिक सॉल्यूट, स्पेसिफिक सॉल्यूट को जाने दे, चाहे वो शुगर को चाहे साल्ट को, किसी खास सॉल्यूट को जाने दे, तो वैसे मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। अब आता है सर कि सर हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस नेचर का है? फ्लूइड नेचर का है। तो फ्लूइड नेचर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना बहुत फायदेमंद होता है। जैसे आज के समय में अगर कहा जाए तो हमारा जन्म छोटा सा हुआ, आज हम लोग इतने बड़े हो गए, तो कहीं ना कहीं सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुए और वो सेल धीरे धीरे ग्रो किया, ग्रो करने के बाद सेल टूटा और 2 बना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर हार्ड होता तो वो सेल को ग्रो नहीं करने देता, यानी फ्लूइड नेचर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है वो मदद करता है सेल के ग्रोथ में, ठीक है ना, इंटरसेलुलर जंक्शन के फॉर्मेशन में, सिक्रीशन में, कोई चीज है उसको बाहर फेंकने में, इंडोसाइटोसिस किसी सेल को निगलने में, जैसे अमीबा को फूड निगलना है
तो इंडोसाइटोसिस में और सेल डिवीजन में भी, और ऐसे ऐसे बहुत सारे फंक्शन में भी मदद करते हैं। जैसे एक सेल है, ग्रो कर गया, वो टूट करके दो बन गया, तो ये फ्लूइड नेचर है, इसीलिए तो ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है। तो ओवरऑल हम लोग कहेंगे क्या कि सर ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, अब हम लोग समझेंगे। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की बात करा जाए तो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। लेकिन अब एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट भी हम लोग इसी में समझेंगे कि कैसे होता है। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर कहा जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो लेयर होता है लिपिड का, ठीक है, जिसमें दोनों तरफ, चाहे वो साइटोप्लाज्म हो चाहे इंटरसेलुलर फ्लूइड हो, दोनों तरफ हेड फेस करता है। अब किसी मॉलिक्यूल का मूवमेंट, मान लेते हैं, एक सेकेंड इसको हटाते हैं, यहां एक सेल बना लेते हैं, मान लेते हैं एक सेल है, कोई मॉलिक्यूल बाहर में है और कोई मॉलिक्यूल अंदर में सेम मॉलिक्यूल है, बाहर में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो अंदर आना है, तो ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है ना। जब किसी मॉलिक्यूल का मूवमेंट हायर कॉन्सेंट्रेटेड एरिया टू लोअर कॉन्सेंट्रेटेड एरिया होता है तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट, एनर्जी नहीं लगता है। लेकिन किसी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन लो कॉन्सेंट्रेटेड एरिया टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड एरिया होगा तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। वैसे ही जैसे एक क्लासरूम में मान लिए 10 बच्चा बैठा हुआ है और एक क्लासरूम में मान लेते हैं 50 बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है। अब एक दोनों क्लासरूम में गर्मी है, लेकिन 10 बच्चा जो बैठा हुआ है उसको कम गर्मी लग रहा होगा और उस 50 बच्चा जो बैठा हुआ है उसमें ज्यादा गर्मी लग रहा होगा, काहे कि उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रहा है। तो ऑब्वियस बात है, अगर हम 50 बच्चा जिसमें बैठा हुआ है उसमें से कहेंगे कि 5 बच्चा निकलना है तो आराम से निकल जाएगा, लेकिन 10 बच्चा जहां बैठा हुआ है उसमें से कहेंगे कि इसमें से 5 बच्चा को उसी 50 बच्चे वाले क्लासरूम में चलना है तो नहीं जा पाएगा, मतलब जाना पसंद नहीं करेगा, तो उसको फोर्स करना पड़ेगा कि नहीं चलो। तो कहने का मतलब क्या है कि सर वहां एनर्जी लगाना पड़ सकता है, लेकिन इजिली मूव कर गया, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाया। तो सर यहां पर उसी को समझाया गया है। पैसिव ट्रांसपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो अगर कोई लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है तो लिपिड का बाइलेयर है, तो बाइलेयर से सीधा डिफ्यूज करके आ जाए तो सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन कोई वाटर सॉल्युबल है, मतलब पोलर सॉल्यूट है, जो लिपिड को डायरेक्ट क्रॉस करके नहीं जा सकता है, उसको कोई फैसिलिटी चाहिए, तो इंटीग्रल प्रोटीन के मदद से आ जाए तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। या खुद वाटर है तो एक्वापोरिन्स के द्वारा आ जाए, खुद वाटर मॉलिक्यूल है तो एक्वापोरिन्स के द्वारा आ जाए, तो ये फैसिलिटेटेड का हम लोग कहेंगे ऑस्मोसिस। यानी अगर वाटर आएगा तो ऑस्मोसिस, और नहीं तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और लिपिड सॉल्युबल अगर आता है तो सिंपल डिफ्यूजन। वही कोई मॉलिक्यूल बाहर कम है अंदर ज्यादा है तो वही इंटीग्रल प्रोटीन एनर्जी लगाएगा और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट के द्वारा उसको अंदर भेजेगा, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आपको ये आगे डिटेल में बताया गया है, इसका डेफिनेशन के साथ बताया गया है, ठीक है ना। वही बात लिखा हुआ है इसमें कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, तो सर अगर किसी मॉलिक्यूल का मूवमेंट कॉन्सेंट्रेशन के अलोंग हो, मतलब हायर टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया, कोई एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं हो, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं सर, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक सिंपल डिफ्यूजन जिसमें लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल का नॉन पोलर सॉल्यूट का होता है। ऑस्मोसिस खुद वाटर का होता है, लिपिड बाइलेयर के द्वारा नहीं, ये किसके द्वारा होगा, तो ऑस्मोसिस हम लोग कहते हैं सर वाटर का मूवमेंट सर यहां पर एक स्पेशल प्रोटीन एक्वापोरिन्स के द्वारा होगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल का मूवमेंट लिपिड बाइलेयर के द्वारा नहीं हो पाएगा, तो इसलिए उसको एक फैसिलिटी चाहिए, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यानी डिफ्यूजन में कहा जाएगा, डिफ्यूजन का एग्जांपल हम लोग कहेंगे लिपिड सॉल्युबल, क्या होगा,
लिपिड सॉल्युबल, आराम से लिपिड का बाइलेयर है, इसमें डिजॉल्व होगा, इसके साथ घुलित होकर के आराम से अंदर आ जाएगा। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हम लोग कहेंगे कि सर ये वाटर सॉल्युबल, अब ये इसके द्वारा जाएगा तो ये हेड तो हाइड्रोफिलिक है, लेकिन ये टेल क्या है, हाइड्रोफोबिक, ये टेल इसको आगे नहीं जाने देगा, तो ये इसको फैसिलिटी लेना पड़ेगा, तो प्रोटीन के मदद से आएगा तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। खुद पानी होगा तो पानी भी इधर से नहीं आ सकता है, क्या कि टेल इसका क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, तो इधर से ही आना होगा, तो एक्वापोरिंस, और एक्वापोरिंस के द्वारा आता है, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, ऑस्मोसिस। तो 3 तरह का हुआ, एक सिंपल डिफ्यूजन, एक ऑस्मोसिस और एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डन। चलिए अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, तो कोई ऐसे मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, लो टू हाई मूव कर रहा हो, कोई मॉलिक्यूल जिसमें प्रोटीन को एनर्जी लगाना पड़ रहा हो, इंटीग्रल प्रोटीन को एनर्जी लगा के पहले उसको कैप्चर करके फिर फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट के द्वारा भेजा जा रहा हो, तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में एनर्जी लगता है, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इस प्रोटीन को हम लोग नाम देते हैं पंप, और उस पंप का नाम सोडियम पोटेशियम भी कहा जाता है। क्लियर। चलिए तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम लोग कवर कर लिए, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग कवर कर रहे हैं आपको ऑनलाइन क्लास के अंदर, ऐसे ऑफलाइन क्लास में प्रॉपर आपका इसमें थोड़ा और डिटेलिंग किया जाता है, ठीक है, और नोट्स आपको प्रॉपर उसमें थोड़ा अलग होता है इससे, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग आगे कवर करेंगे। हाँ, लेकिन प्रॉपर आपका एनसीईआरटी यहाँ भी हम कोशिश कर रहे हैं कवर कराते चले। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं, और इसके आगे का टॉपिक हम लोग सेल साइटोप्लाज्म लेंगे। अगर हो सकता है तो इससे पहले एक मैक्रो मॉलिक्यूल मूवमेंट प्रोसेस बताना है, वो बता देंगे, फिर हम लोग सेल साइटोप्लाज्म का टॉपिक लेंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।